गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 10th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th में मैंने क्या किया है, क्लास 10th में मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा दिया है। क्लास 10th में मैंने ऑप्टिक्स खत्म कर दिया है। क्लास 10th में देखो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, स्टेट बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव, गाड़ी इतना क्यों चलाते हैं यार, तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर देखोगे ना, तो तुम्हें ऑप्टिक्स, लाइट, करंट, मैग्नेटिज्म, काइनेमेटिक्स, ये सब की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंस हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली एनटीएससी बेस्ड है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ओलंपियाड वगैरह होते हैं उसको रिलेटेड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन सिलेबस जो ओलंपियाड वगैरह में होता है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो मैंने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हारे बोर्ड से ज्यादा है, ठीक है। जहां पे भी मैंने स्पेसिफिकली जो बोर्ड के लिए क्वेश्चन होते हैं वो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बता दिया था कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो जिसके क्वेश्चंस मैंने क्या किया है, बोर्ड से ज्यादा भी कराया है तुमको, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको हेल्प करेगा। वैसा ही आज एक नया चैप्टर देखने वाला है। तुम ये मत सोचना कि सर हमारे जो सीबीएसई बोर्ड में है वो ये चैप्टर्स हैं, हमारे स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर्स हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं ना सारे कवर अप किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिलेबस नहीं कवर किया जाएगा, सारा कवर अप होगा। आज अपने को क्या स्टार्ट करना है, मैग्नेटिज्म। आज अपने को स्टार्ट करना है मैग्नेटिज्म। या मैग्नेटिज्म से अच्छा इसका नाम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये पढ़ना है अपने को, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, एक साइंटिस्ट है बहुत पहले, ऑस्टर्ड, एक साइंटिस्ट है बहुत, ये सब स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट हुआ था ORSTED, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। अब ये ऑस्टर्ड ने क्या किया, मैग्नेट, बेसिक मैग्नेट के बारे में क्या होता है, मैग्नेट का एक बेसिक आइडिया है हमको, जैसे मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। बहुत सारे डिवाइसेस मैग्नेट को यूज करके बनाए जाते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, तुमने सुना होगा वो बुलेट ट्रेन बनाते हैं, बुलेट ट्रेन में मैग्नेटिक लेविटेशन यूज होता है। लेविटेशन मतलब लिफ्ट करना, वो तुमने सुना है ना, वो हैरी पॉटर में एक चाम है उनका, लेविटोसा ऐसा कुछ है ना, उसमें वो लिफ्ट करना सिखाते हैं। तो लेविटेशन मतलब होता है लिफ्ट करना। अब मैग्नेट जो है वो हर जगह है, हर जगह इसका यूज है। अब हम क्या करेंगे ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आया कहां से, मैग्नेट के पास वो जो अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है वो कहां से आया, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम टॉपिक में क्या कर रहे हैं, सबसे पहला देख रहे हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ऑस्टर्ड ने क्या देखा, ऑस्टर्ड ने ये देखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस तरह से एक रेजिस्टेंस है मान लो, या करंट कैरिंग वायर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक स्विच से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और यहां पर रख दो एक मैग्नेटिक निडल, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास रख दिया है। वो जो जैक स्पैरो यूज करता है ना मैग्नेटिक कंपास, तो हमने एक मैग्नेटिक कंपास यहां पे रख दिया। अब ऑस्टर्ड ने क्या देखा कि जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज कर देता हूं, जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूं, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे तुमने क्या किया है, करंट को क्लोज कर दिया। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा समझो, जैसे मैंने तुमको बताया था, जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया होगा तो शायद मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है, और अगर नहीं बताया तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, या फील्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो वैक्यूम है और मैंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया है, वैक्यूम था, पूरा वैक्यूम था, और मैंने क्या कर दिया, एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया। अब जैसे ही तुमने पॉजिटिव चार्ज ला के रखा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, वैक्यूम था और मैंने ऐसे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया,
अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास क्या करता है, इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेता है। अब कोई दूसरा चार्ज जैसे इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा ना, तो ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं ऐसा बोलूं, तुमने ये पढ़ा होगा कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये तुमने पढ़ा है क्या? बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैंने इंडिया में रखा है, और वो जो न्यूट्रॉन है, सपोज न्यूट्रॉन को मैंने अमेरिका में रखा है। प्रोटॉन, इतनी गाड़ियां चलती है ना, मैं सब गाड़ियों को आगे रख दूंगा, कौन पता नहीं क्यों बजाते हैं यहाँ पे। मान लो मैं बोलूं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो इंडिया में रखा हुआ है, इंडिया में कहीं अमरावती में पेस सेंटर के ऊपर में रखा है प्रोटॉन, और यूएसए में इलेक्ट्रॉन रखा है। दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? सर हमने तो पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन एक लिमिटेशन होता है, चार्जेस का एक लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन यहां पे रख दो और इलेक्ट्रॉन दूसरी दुनिया में रख दो, दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, नहीं, वो सोचना गलत है। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, चार्जेस का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब जब तक कोई दूसरा चार्ज इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आता, तब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? जैसे जब ये मान लो पॉइंट P पे रखा हुआ है, ये जो प्लस स्मॉल q का चार्ज अगर पॉइंट P पे रखा हुआ है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या है? फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि ये इसके इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। लेकिन जैसे ही तुम इसको यहाँ पर लेके आ जाओगे, मान लो ये पॉइंट R है, पॉइंट R पे अगर तुम लाके रख दोगे, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो नॉन जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा? रिपल्शन एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज के कारण जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे चार्ज नहीं रख के अगर मैंने मैग्नेट रखा होता, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा होता, तो बार मैग्नेट भी उसी तरह क्या करता है? अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकता है। अब अगर ये बार मैग्नेट में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकता है, मान लो तुमने कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पे लाके रख दिया। अब जैसे ही दूसरा मैग्नेट इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा, तो ये दूसरा मैग्नेट जो है, ये पहले मैग्नेट के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी के इतना समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? एक मैग्नेट के आसपास का रीजन है जहां पर दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ऑस्टर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, अब हम ये जानते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, पढ़ा होगा। तभी तो वो मैग्नेटिक कंपास होता है, उससे डायरेक्शन मिलता है अपने को, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत ही बड़ा सा बार मैग्नेट है। अब अगर हमारा अर्थ बहुत ही बड़ा सा बार मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन उस बार मैग्नेट के कारण ही होता है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, मान लो वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। मान लो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जहां पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं कंसीडर किया जा रहा है। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, यूजुअल क्वेश्चन होते हैं जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट 0 हो जाता है। बाद में समझेंगे ये सब, अभी बस एक्सपेरिमेंट समझो। मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है? मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब ये क्या होगा? किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा, या जब कोई दूसरा मैग्नेट इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला एक चार्ज है प्लस q, जब तक ये किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा तब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये चार्ज ही इस पे फोर्स लगा सकता है, या ये चार्ज इस पे फोर्स लगा सकता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? एक चार्ज और एक मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स किसके बीच में हो सकता है? चार्ज और चार्ज के बीच में, मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में। इसका मतलब अगर ये मैग्नेटिक कंपास, अगर ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसमें अगर डिफ्लेक्शन आया है, मतलब कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेट का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, तभी मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया। अब हमने कहीं पर मैग्नेट तो रखा नहीं है, एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं पर भी तो मैग्नेट नहीं रखा, फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टर्ड ने ये एक्सपीरियंस किया कि whenever a magnetic compass मतलब ये बार मैग्नेट है,
whenever a magnetic compass, या इसको लिख दो बार मैग्नेट is placed near a current carrying conductor, C-O-N-D-U-C-T-O-R, conductor, it experiences R-I-E-N-C-E-S, it experiences deflection. उन्होंने क्या देखा, ऑस्टर्ड ने सबसे पहला कंक्लूजन क्या लिखा, या सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब भी मैं एक बार मैग्नेट को, या जब भी मैं एक मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरी कंडक्टर के पास में रखता हूं, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैग्नेटिक कंपास मतलब बार मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरा मैग्नेट होगा, तभी ये जो बार मैग्नेट है या जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने और देखा कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट through the conductor, magnitude of current through the conductor is increased, ठीक है। मान लो अगर इसमें पहले करंट आई चल रहा था और डिफ्लेक्शन जो हुआ मान लो 10 डिग्री का हुआ, करंट आई चल रहा था, डिफ्लेक्शन 10 डिग्री का हुआ। अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूंगा ना तो 10 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान लो करंट को मैंने आई से बढ़ा के 2i कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 10 डिग्री से बढ़ के क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 20 डिग्री 30 डिग्री क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि if the magnitude of current through the conductor is increased, the deflection in the magnetic compass, ये जो मैग्नेटिक कंपास है इंक्रीजेस। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर एक करंट कैरी कंडक्टर है उसके पास में एक बार मैग्नेट को लाके रख दिया जाए, तो वो जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा। अब उस फोर्स के कारण बार मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये उन्होंने पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दूं, वो जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसमें अगर करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने और क्या देखा, if the direction of current in the conductor is reversed, the deflection in the magnetic compass also reverses। इसका क्या मतलब है कि अगर करंट ऐसा चल रहा था, तो डिफ्लेक्शन अगर ऐसा हुआ था, तो अगर करंट ऐसा चलता तो डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होता। ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे और एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे। एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन देखा गया। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर एक बार मैग्नेट को लाके रख दिया जाए, तो बार मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या देखा गया, अगर करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, तो बार मैग्नेट में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या देखा गया, तीसरा पॉइंट ये देखा गया कि अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, कि अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो जो डिफ्लेक्शन होगा बार मैग्नेट का वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन को मिला के ऑस्टर्ड ने अपना एक कंक्लूजन दिया। उन्होंने क्या बोला, कंक्लूजन, ये ऑब्जर्वेशंस थे। अब ऑब्जर्वेशन के बाद ऑस्टर्ड का कंक्लूजन। अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या होता है,
पहले कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा लग रहा है, ऑब्जर्वेशन अगर सही लग रहा है, तो क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन बताते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑस्टर्ड ने क्या किया, एक कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में क्या बोला गया कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor, ये देखा गया। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये उसका कंक्लूजन था। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद ये बोल दिया भाई उसने कि आज के बाद से कभी भी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में चले जाओगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। ठीक है, अब इतना ही ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में अपने को याद रखना है। इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्नो रूल होता है, स्विमिंग रूल होता है, ये सब होता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता। ठीक है, स्नो रूल मैं अगर बोलूं, मैं बता दूं, अगर स्नो रूल क्या होता है, स्नो रूल का मतलब होता है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, SNOW। अब इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मैं बोलूं कि करंट ऐसा कुछ चल रहा है, करंट जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है, ये मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ कैसे बोल रहे हैं, जैसे मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखो नॉर्थ साउथ जो हम बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं नॉर्थ साउथ, NEWS न्यूज, नॉर्थ साउथ हम ऐसा कुछ बनाते हैं क्या? अब ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा दिखा रहे हो, ये एक्चुअल में तो ऐसा है ना, मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है वो एक्चुअल में अगर ऐसा रखा होगा तब नॉर्थ ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ईस्ट इस तरफ दिखाते हैं, वेस्ट उस तरफ दिखाते हैं और साउथ बॉटम में दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मान लो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अब ध्यान से देखना है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमने पर ईस्ट मिलता है क्या, 90 डिग्री। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमने पर, अब क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, ये क्लॉकवाइज हुआ गया, तो यहाँ पर ईस्ट मिलता और यहाँ पर वेस्ट मिलता। ये डायग्राम कैसा है, तो ये रेजिस्टेंस है, बात समझ में आ रहा है? और मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंड नॉर्थ है, ये वाला एंड साउथ है, इस तरफ कहीं पर वेस्ट होता, इस तरफ कहीं पर ईस्ट होता। तो अगर करंट नॉर्थ से साउथ चला है तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, वो क्या करेगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने कैसे इमेजिन करने बताया आपको, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये मेरा कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये ब्लैक वाला कंडक्टर है और ये रेड वाला क्या है, मैग्नेटिक कंपास। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अगर ये वाला एंड नॉर्थ है, ये वाला एंड साउथ है, तो मैं क्या करता हूँ, जब नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, नॉर्थ से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ईस्ट आएगा ना, तो ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ से 90 डिग्री अगर मूव करोगे तो इधर ईस्ट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ईस्ट है और तुम्हारे साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। अब मान लो मैंने मैग्नेटिक कंपास ऐसा रखा होता ना, तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता, तो ये मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन क्या होता है, वेस्ट की तरफ हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्नो रूल। अगर करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर नॉर्थ टू गलत हो गई है, साउथ टू नॉर्थ बोलना है अपने को। अब यहाँ पे अगर नॉर्थ, जैसे यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, नॉर्थ से साउथ चल रहा है ना, ये गलत हो गया, ध्यान से देखना अभी। अगर ये नॉर्थ टू साउथ तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ओवर ईस्ट। मतलब इस वाले केस में करंट क्या कर रहा था, नॉर्थ से साउथ चल रहा था, तो ये जो बार मैग्नेट है उसका डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ होगा, मतलब मेरी तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर करंट ऐसा चल रहा होता, करंट अगर ऐसा चलता तो इस बार मैग्नेट डिफ्लेक्शन तुम्हारी तरफ हो जाता। साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, मैग्नेटिक कंपास वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता। नॉर्थ टू साउथ टुवर्ड्स ईस्ट, ये स्नो रूल होता है, कोई काम का नहीं होता, मतलब लेकिन फिर भी बुक्स में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन तो मैंने 3-4 साल में नहीं देखा, इसलिए मैंने जनरली स्किप कर देता हूँ। इतना समझ में आया कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है।
अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हम स्टार्ट करेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। फिर से ये बायट-सैवर्ट्स लॉ तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के नहीं है भाई, ये बायट-सैवर्ट्स लॉ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखते हैं, ठीक है। अब अपने को देखना है बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या है, क्यों है, वो देखते हैं। जैसे मुझे ये पता चल गया, अब मैं ऑस्टेड ने हम लोगों को ये बता दिया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये जान लिया। अब ठीक है भाई, अगर मुझे पता है कि हाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का मुझे स्ट्रेंथ जानना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का मुझे स्ट्रेंथ जानना है कि कितना है, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं जैसे ऐसा बोलूं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक जॉब मिल रही है और जॉब में तुम्हें सैलरी मिलेगी, मैं तुमको ऐसा बोलूं। अब तुम पूछोगे सर कितनी सैलरी मिलेगी सर, ये भी तो पूछोगे ना। तो वैसा ही है, मैंने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर, उसने क्या मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे ऑस्टेड ने ये बता दिया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बिल्कुल सही है, सही बात है, लेकिन कितना मिलेगा उसका वैल्यू भी तो चाहिए। अब उसका वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो उसका वैल्यू ढूंढेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ से। ये बायट अलग साइंटिस्ट थे, सैवर्ट्स अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग मिलकर काम किया है या अलग अलग काम किया था और दोनों ने मिलकर फाइनल रिजल्ट पे फाइंड किया। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक कंडक्टर है। अब तुम कोई भी बुक देखना ना, कंडक्टर इस तरह का ही बनाते हैं, इस तरह का डिजाइन का कंडक्टर बनाएंगे। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण मुझे पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान रखना है ये सर, करंट कैरिंग कंडक्टर में बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने क्या किया, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका लेंथ मैंने कितना मान लिया, dl। मैंने क्या किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर में, इसको मैं अलग तरह से दिखा देता हूं। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इसमें मैंने बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट लिया है और ये जो बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है, dl। अब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर क्या करेंगे, फील्ड ढूंढेंगे। इस dl करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर अगर फील्ड ढूंढेंगे तो ऐसा लिखा जाता है dB। अब ये dB, ये dl का मतलब होता है बहुत छोटा लेंथ, dB का मतलब है, dl का मतलब है बहुत छोटा लेंथ, और इस बहुत छोटे से लेंथ के कारण P पे क्या कर रहे हैं, फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो dB, अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज करेंगे, लेटर B। यहाँ पे dB का मतलब है बहुत छोटा फील्ड, बहुत छोटा फील्ड। अब ये सब आगे समझ में आएगा कि सर dl के लिए क्यों फाइंड कर रहे हैं, dB के लिए क्यों फाइंड कर रहे हैं। अपन इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, अपन बस क्या करने वाले हैं, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखने वाले हैं। अब dB का मतलब है ये जो dl है, dl के कारण पॉइंट P पर फील्ड। dB यहाँ पर क्या है, dl करंट एलिमेंट के कारण, dl करंट एलिमेंट के कारण, dl करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर फील्ड। dl करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर फील्ड, ये क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा। अब अगर मैं dB का वैल्यू लिखूं तो एक्सपेरिमेंट किया गया, बायट-सैवर्ट्स लॉ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा कि जो dB है, इस करंट एलिमेंट dl के कारण पॉइंट P पर जो फील्ड है इसका वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जो करंट इस dl में फ्लो कर रहा था, जैसे इस करंट में ये जो dl एलिमेंट है इसमें करंट मान लो I का फ्लो कर रहा था, तो जो भी dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये नॉर्मल सा बात है ना, जितना ज्यादा करंट हम फ्लो कर रहा था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा था उतना ज्यादा वहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा था, क्या मतलब उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या उतना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता। इसका मतलब जो फील्ड जनरेट होगा इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। फिर उन्होंने क्या लिखा
dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ के। करंट एलिमेंट जो मैंने लिया है, इस करंट एलिमेंट का लेंथ जितना ज्यादा होगा पॉइंट P पर फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने, ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। सिर्फ तुमको याद रखना ये सब कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं सोचना अभी। dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। अब थीटा क्या है यहां पर, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर। अब ये आर क्या है सर, आर मैं बताऊंगा आर क्या है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर। ये करंट एलिमेंट और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उसको मैं बोल रहा हूं आर। करंट एलिमेंट, अभी करंट एलिमेंट बहुत छोटा है तो इसका सेंटर में मान रहा हूं, इसके सेंटर को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको मैं क्या मान रहा हूं, आर। अब आर और डीएल के बीच में जो एंगल, देखो ये डीएल इस तरफ था ना, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। अब यहाँ पे डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और ये जो डीबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये सब मैंने नहीं फाइंड किया भाई, ऐसा नहीं बोला कि सर आपकी मर्जी चल रही थी आपने लिख दिया क्या, नहीं। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने आज से कब एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया था। आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो हम आज पढ़ रहे हैं। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा है, और dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सोचो ये सब बातें जो हम आज सीख रहे हैं ना, वो हमारे साइंटिस्ट 150 साल पहले जानते थे। तो अगर कोई बोलता है, अगर तुम में से कोई बोलता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, तो ये सब बातें जो तुम आज सीख रहे हो वो 150 साल पहले हमारे साइंटिस्ट को आता था। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। सोच लो आज की टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई है, अगर मुझे 150 साल पुरानी बातें नहीं आएंगी तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। देख लो तुम्हारी मर्जी क्या है भाई, सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो। अब फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं पसंद होती, जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन की कोई जगह नहीं है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी दिखता है तो मन में ख्याल आता है कि इसको तो भगा के रहेंगे, कुछ भगाए ना भगाए, फिजिक्स में कुछ आए ना आए, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो नहीं आएगा भाई। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा लिख देते हैं dB इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले कंबाइन करके लिख दो, ये हो जाएगा IDL sin थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट क्या लगेगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कांस्टेंट लगेगा और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा IDL sin थीटा अपॉन r², इस तरह से। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, देखो I के बढ़ाने से dB बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। करंट एलिमेंट का लेंथ बढ़ाने से dB बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। साइन थीटा पे अगर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो dB बढ़ जाएगा। लेकिन अगर r को बढ़ा दोगे, r बढ़ाने का मतलब दूरी बढ़ा दोगे, तो जब करंट कैरिंग एलिमेंट से दूर चले जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो ये r को बढ़ाने से फील्ड का कम हो रहा है, इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, कांस्टेंट आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब म्यू नॉट का भी एक स्पेशल नाम है, म्यू नॉट का भी एक स्पेशल नाम है जो अभी में मुझे क्या करना है, याद कर लेना है। म्यू नॉट का भी एक स्पेशल नाम है, उसका नाम क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, MEABILITY, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये मीडियम की प्रॉपर्टी है तो ज्यादा नहीं सोच पाएंगे अभी इसमें, मतलब ये अभी समझना मुश्किल होगा, इसलिए म्यू नॉट को बस इतना नाम याद रख लेंगे कि म्यू नॉट की का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है उसका एक वैल्यू है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है 10⁻⁻⁷। बस ये अपने को याद रखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10⁻⁻⁷, अपने को यही याद रखना है। मतलब dB जो है, dB को अपन ये याद रखेंगे, कांस्टेंट कितना 10⁻⁷, IDL sin थीटा अपॉन r²। ये रिलेशन फाइंड किया था किसने, बायोट-सैवर्ट्स नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था, ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। अब अपने को क्या करना है सर, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है,
अब ये फॉर्मूला याद क्यों रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही हम पूरा का पूरा आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आने वाला है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे इस वाले चैप्टर में। अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अभी के लिए जो आपको याद रखना है, मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट थोड़ा बहुत एक आइडिया, रफ आइडिया मैग्नेट का है। वो जो चुंबक होती है टर टर, वो बहुत सारे चुंबक आते हैं टर 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 खेलते रहते हैं। चुंबक की एक आइडिया अपने को है कि हाँ भाई मैग्नेट इज द चुंबक दैट वी यूज्ड टू प्ले, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। हम लेक्चर में किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब जब भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ये याद रखेंगे। तीसरा बात अपने को क्या याद रखना है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए अपने को बायोट-सावर्ट्स लॉ जानना पड़ेगा। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आया है क्या? अब इसमें क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या कर पाएंगे आगे न्यूमेरिकल्स। देखो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करना सीख जाएंगे, ठीक है, इसको बेस करके। अभी तो शायद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्या डीवी क्या लिख दिया है। डीवी का मतलब क्या है, बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो करंट एलिमेंट दिया है ये बहुत छोटा है, ठीक है। अब करंट एलिमेंट छोटा इसलिए लेना होता है क्योंकि मुझे आर और आई के बीच में एंगल चाहिए। जैसे ये डीएल अगर तुमने यहां नहीं लेके अगर यहां लिया होता ना, तो आर और आई के बीच में एंगल चेंज हो गया होता। बात समझ में आ रहा है? इसलिए डीएल को बहुत छोटा लिया गया है। डीएल छोटा होने से थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। रहने देते हैं आज, ठीक है। चलो